हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अपक्रियाएं हैं। जैसे अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है या फट जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, यानी बरसात के मौसम में यदि खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जंग लग जाती है। ऐसे ही अंगूर का किण्वन होता है तो क्या होता है? अंगूर का स्वाद बदल जाता है। हमारा भोजन पकाया जाता है, भोजन में स्वाद बढ़ाया जाता है, हमारे शरीर में भोजन को पचा लिया जाता है। हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो हमारी जो वायुमंडल की गैस है हमारे शरीर में जाती है, बाहर निकलती है, दोनों का गुण बदल जाता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। समझ गए? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। या रासायनिक अपक्रिया के लिए और समझें तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक परिवर्तन करके भिन्न गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अपक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। बच्चों, क्रियाकलाप को ध्यान से देखना और जो बताएं हम उसको ध्यान से सुनना। हम एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, मैग्नीशियम धातु का एक टुकड़ा लेंगे, उस पर क्रियाकलाप करेंगे। पहला हमारा क्रियाकलाप मैग्नीशियम की धातु पर ही है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्रों की आंखों पर चश्मा पहन लेना उचित होगा। इसमें क्या करेंगे? हम लगभग एक अंगुली के बराबर या 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लेंगे। रिबन को, मैग्नीशियम के टुकड़े को हम रेगमाल से साफ क्यों करेंगे? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर अपनी बाहरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। जब हम साफ करेंगे तो वो परत छूट जाएगी। अगर हम साफ नहीं करेंगे तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है वो जलने में बाधा डालेगी, जलने नहीं देगी मैग्नीशियम रिबन को, तो उसे साफ कर लेंगे। फिर इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को एक कांच गिलास या चीनी बर्तन की प्लेट में इकट्ठा कर लीजिए। चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए आँखों को। आपने परीक्षण किया, देखिए आप इसका दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन विकिपीडिया से, गूगल से देख सकते हो। ये उसी तरह से जलता है जैसे दीपावली के समय पर फुलझड़ियाँ जलती है। फुलझड़ियाँ का रंग रंग बिरंगा होता है और मैग्नीशियम का जो रंग होता है जलने के बाद वो श्वेत लौ के साथ जलता है। अब हमने जब इसको जलाया, ये स्पिरिट लैंप लिया, चिमटी से पकड़ लिया मैग्नीशियम का रिबन
और स्पिरिट लैम्प जला करके जलाया तो इसकी राख को हमने क्या किया, एक प्लेट में, कांच की प्लेट में इकट्ठा कर लिया। यही राख मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण बनता है। यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण बना है वो मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अपक्रिया करने के बाद ये चूर्ण बना है। देखो दूसरा क्रियाकलाप दर्शाते हैं आपके सामने। दूसरा क्रियाकलाप है कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लें और एक दूसरी परख नली में पोटेशियम आयोडाइड का घोल लें। देखो ये लेड नाइट्रेट का जो घोल है ना, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, श्वेत होता है। और पोटेशियम आयोडाइड का भी घोल ले लें, वो भी श्वेत होता है। जब इनको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों घोलों को मिलाते हैं एक तीसरी परख नली में या खाली जगह हो तो जिसमें खाली जगह हो उस वाली परख नली में लौट लें दूसरे का घोल, तो जब देखेंगे हम तो एक तो चमकीले पीले रंग का अवक्षेप तली पे बन जाएगा और एक रंगहीन विलयन रह जाएगा। तो जो अवक्षेप बना है वो लेड आयोडाइड का बना है और जो विलयन रह गया है वो पोटेशियम नाइट्रेट का रह गया है। हम तीसरा क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 1.3। एक शंक्वाकार, ये चित्र में दिखाया गया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए और इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करिए क्योंकि बेटा अम्ल हमारी त्वचा को जला देता है। जब जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा होगा, जब हम इन जस्तों के ऊपर अम्ल डालेंगे, कोई सा भी अम्ल डाल लो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन तनु करके डालना है, पानी मिला करके डालना है। और जैसे ही ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इन जस्तों के टुकड़ों पर जाएगा तो आपको इसमें कुछ बदलाव दिखाई देगा। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। जब तुम इसको बाहर से छूओगे तो इसके तापमान में परिवर्तन होता हुआ आपको प्रतीत देगा और ऊपर की ओर एक गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ये गैस किसकी होगी आगे और बताएंगे हम, इनके हम और अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ये गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। इसकी जांच कैसे करेंगे, जैसे ही हम इसके संपर्क में जलती हुई माचिस की तिल्ली या लाइटर जला के लाएंगे तो ये पट पट की आवाज़ के साथ छोटा सा विस्फोट करेगी। हमने देखो 3 क्रियाकलाप किए। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं हुई हैं। यानी जो तीनों हमने रासायनिक परिवर्तन देखे, पहला मैग्नीशियम धातु का श्वेत लौ के साथ जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाना, दूसरे क्रियाकलाप में पीले अवक्षेप का बनना, तीसरे क्रियाकलाप में हाइड्रोजन गैस का बनना, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन जो हुए हैं ये रासायनिक अपक्रिया ही हैं। ये तीनों यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें
तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ ली। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या है? देखो, रासायनिक समीकरण की परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अभिकारकों और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थों, उन्हें उत्पाद कहते हैं, को संक्षिप्त रूप में उनके रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम क्रियाकलाप एक को ध्यान में करेंगे, मैग्नीशियम के रिबन का दहन वाला। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये बात हमने एक वाक्य के रूप में कही है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्रिया करेंगे, दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं। ये क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वह उत्पाद है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिख दिया जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिख दिया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये तो पढ़ी हमने शब्द समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या शब्द समीकरण से भी संक्षिप्त विधि है? हाँ, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये हमारा शब्द समीकरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और उत्पादन में आया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा रासायनिक समीकरण है कि मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम का Mg जो सूत्र है Mg प्लस ऑक्सीजन का O2, तीर लगाया, रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है MgO, ये हमें प्राप्त हुआ। ये हमारी क्या है? रासायनिक समीकरण है। और ध्यान दीजिए, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, और यदि
परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। यदि समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण के दोनों ओर यानी अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं है। किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 ये जो है मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण है Mg+O2, यानी कि Mg और ऑक्सीजन ये हमारे अभिकारक हैं और MgO ये उत्पाद है। अब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या विनोकिया बराबर है। इधर Mg हमारा 1 है, इधर Mg 1 है, बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन तो बराबर है नहीं, तो ये तो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का खंडन कर रहा है। दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, समीकरण संतुलित नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो हम इसको संतुलित करना सीखेंगे। और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है हम ये भी बताएंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया गया है। ये जो हमारा क्रियाकलाप 1.3 है, चित्र 1.2 है, इसको रासायनिक समीकरण द्वारा इधर दर्शाया गया है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पाद में बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में दर्शाया जा सकता है। ये रासायनिक समीकरण है ZnH2SO4 बीच में प्लस एरो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2। ये हमारी रासायनिक समीकरण हो गई। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। जिंक 1 है, अभिकारक की ओर जिंक 1 है, उत्पाद की ओर भी जिंक 1 है। अभिकारक की ओर हाइड्रोजन 2 हैं, उत्पाद की ओर भी हाइड्रोजन 2 हैं। अभिकारक की ओर S1 है, उत्पाद की ओर भी S1 है। अभिकारक की ओर ऑक्सीजन 4 हैं, उत्पाद की ओर ऑक्सीजन 4 है। यानी कि ये तो संतुलित समीकरण है। इस समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी एक नई रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। समीकरण है हमारी Fe+H2O तीर Fe3O4 +H2। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ स्टेप होते हैं, चरण होते हैं, उनको दोहराएंगे। जैसे Fe+H2O तीर Fe3O4 +H2, इसे संतुलित करते हैं। पहला चरण है
कि समीकरण में जितने भी यौगिकों के सूत्र हैं सबको बॉक्स में बंद कर लो। नंबर 1 लो जी, बंद कर लिए। नंबर 2, परमाणुओं की जो संख्या है उनकी गिनती करेंगे। नंबर 2, परमाणुओं की संख्याओं की दोनों ओर गिनती करें। गिनती हमने कर ली। नंबर 3, गिनती कर ली। नंबर 3, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु को संतुलित करेंगे। नंबर 3, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु को संतुलित करेंगे। सबसे अधिक संख्या वाला परमाणु हमारा ऑक्सीजन है। यहाँ 4 हैं और इधर 1 है, तो हम इधर भी 4 करेंगे ऑक्सीजन को। लेकिन करेंगे इस तरह कि जो भी हम गिनती लिखेंगे बॉक्स के बाहर ही लिखेंगे। बॉक्स के अंदर ये जो यौगिकों के सूत्र में जो योग तत्वों का अनुपात है उसे नहीं बदलेंगे। यहाँ ऑक्सीजन हमारे 4 हैं तो इधर भी 4 कर लो, 4 की गुना कर दो। ऑक्सीजन हो गए 4 एकम 4 और हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8। अब देखो हाइड्रोजन हमारे इधर हो गए 4, ये 4 तो हमारे हाइड्रोजन के अणु हैं। परमाणु कहें तो हाइड्रोजन के परमाणु इधर 8, इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2, तो यहाँ भी 4 की गुणा करके यहाँ भी 8 कर लो। अब देखो Fe को देखो, यहाँ इधर Fe है हमारा 1, अभिकारक की ओर, उत्पाद की ओर है 3, तो इधर 3 की गुणा करके 3 कर लेंगे। ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। पर पेपरों में हम करेंगे ना तो इस बॉक्स को भी नहीं बनाएंगे। किस तरह से करेंगे? जैसे ये हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। सबसे पहले क्या करेंगे? परमाणुओं की जो संख्या है उनकी गिनती गिनेंगे। जो अधिक संख्या वाला परमाणु है उसे संतुलित करेंगे। अधिक संख्या वाला परमाणु ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इधर 1 है, तो इस यौगिक के पूरे यौगिक के पहले 4 की गुणा कर देंगे। अब हमारे ऑक्सीजन हो गए 4 एकम 4, इधर भी 4 इधर भी 4। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु बदल गए, ये पहले 2 थे, अब 4 दूनी 8 हो गए। इधर हाइड्रोजन परमाणु 2 हैं तो इसमें 4 की गुणा करके ये भी हमारे 8 हो गए। अब देखेंगे Fe, उत्पाद की ओर Fe 3 है और अभिकारक की ओर Fe 1 है, तो इधर 3 की गुणा करके इनको 3 कर लेंगे। ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब ये जो रासायनिक समीकरण है यह संख्या के आधार पर, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर तो संतुलित है, लेकिन अभी भौतिक अवस्था के आधार पर ये असंतुलित है। तो हमें इनकी भौतिक अवस्था भी दर्शानी पड़ती हैं कि ये जो अभिकारक और उत्पादों के जो तत्व यौगिक हैं वो क्या हैं? ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं या एक्वस पानी का विलयन है, तो वो हम इसको भी लिख देंगे। Fe लोहा हमारा ठोस होता है तो इसको सॉलिड लिख देंगे S। हम लोहे से जब क्रिया कराएंगे पानी की, तो पानी की क्रिया से कोई लोहे में फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोहे की जो क्रिया कराएंगे वो पानी की भाप से कराएंगे। पानी को इतना गर्म करेंगे कि वो भाप बन जाए, यानी कि गैस बन जाए, तो ये हमारा जो पानी होगा वो गैसीय रूप में होगा। इधर हमारा FeO4 यानी कि लोहे का ऑक्साइड है, ये ठोस होगा सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस ये तो गैस ही होगी। ये हमारी समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गई। इसी तरीक़ा से हम पेपर में करेंगे। अब हमारी देखो ध्यान दीजिए कि ये जो समीकरण है इसमें H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है
इनकी अपक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अपक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जा सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इनको 340 वायुमंडलीय दाब के बराबर दबाया जाता है तो ये दोनों गैसें दब करके लिक्विड में बदल जाती हैं। ये मेथिल एल्कोहल बनाती हैं। तो हमने जो दबाव इन पर डाला है उसको तीर के ऊपर लिख दिया है। इसी तरीक़ा से प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्वास है, जलीय का विलयन है, और जल ये अपक्रिया करके सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है एक्वास के रूप में, विलयन के रूप में, और ऑक्सीजन बनती है, ये भी एक्वास के रूप में होती है, विलयन के रूप में, और जल बनता है जो कि एक लिक्विड है। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? ये जो समीकरण है 1.2 है, Mg + O2 MgO। तो हमने इसको पहले संतुलित कर दिया है। Mg इधर सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले संख्या गिनेंगे। वन 1.2 समीकरण हमारी ये है। इसमें क्या है, Mg + O2 और उत्पाद में मिला है MgO। सबसे पहले हमारा क्या काम क्या है, सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या गिनेंगे। सबसे अधिक ऑक्सीजन है अभिकारक की ओर, कितने हैं 2, इधर कितना है उत्पाद की ओर 1। तो हम इसमें पूरे यौगिक के आगे 2 की गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 2 हो गई हमारी। लेकिन अब Mg इधर 2 हो गए, इधर कितना है 1, तो इधर भी 2 की गुणा करके Mg को 2 कर देंगे। लो जी, हो गई संतुलित समीकरण। भौतिक अवस्था लिख देंगे, Mg ठोस होता है तो S, ऑक्सीजन गैस होती है G, MgO ये भी ठोस होता है तो S सॉलिड। हमारे ये कुछ प्रश्न हैं, इनको करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हम तुम्हारे लिए कुछ पूर्व ज्ञान याद करने के लिए दे रहे हैं। इसे याद करना और अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिख लेना। ये है कुछ संयोजकताएं हैं। ये तत्व दे रखे हैं, ये एलिमेंट हैं। आपकी क्लास के लिए अगर तुमने इतने एलिमेंट विद संयोजकता के याद कर लिए तो सभी यौगिकों को बना दोगे और यौगिकों को लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। इनको याद कर लो, सुविधा के अनुसार लिखा है मैंने। देखो, पहले एक संयोजकता वाले तत्व ये हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तो आवर्त सारणी के पहले ही ग्रुप से लिए गए 4। 2 और बढ़ा दिए हैं, एक अमोनियम, अमोनियम पर प्लस एक संयोजकता होती है, और एक कॉपर का जो क्यूप्रस होता है, कॉपर पर 2 संयोजकता होती हैं, एक Cu+1 एक Cu+2। तो जिस पर +1 होती है वो क्यूप्रस होता है, और Cu+ वो होता है वो कॉपर या क्यूप्रिक होता है। देखो, 2 संयोजकता वाले +2 संयोजकता वाले, इनको एक साथ लिख दिया है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये तीनों आवर्त सारणी के दूसरे समूह से हैं। जिंक, इसकी +2 संयोजकता होती है। Cu का जो कॉपर होता है क्यूप्रिक, इसकी +2 संयोजकता होती है। Fe लोहा, फेरस कहेंगे तो +2 संयोजकता होगी, और फेरिक पर +3, तो फेरस। अच्छा, मैग्नीज की परवर्ती संयोजकता होती हैं +2 +4। ऐसे हमारा लेड होता है, इसकी भी 2 परवर्ती संयोजकता होती हैं, +2 या +4। +3 संयोजकता वाले हमारे 2 तत्व हमने लिए हैं। एल्यूमिनियम, इसकी +3 संयोजकता होती है, और फेरिक +3 संयोजकता। ऋणात्मक संयोजक वाले तत्व ये हैं, क्लोरीन से लिया है क्लोराइड, Cl की -1 होती है, ब्रोमाइड -1, हाइड्रोक्साइड
OH -1। नाइट्रेट याद रखना -1 संयुक्ता होती है, +2 माइनस की 2 संयुक्ता वाले अधातु ये हैं, माइनस की 2 संयुक्ता वाले अधातु ये हैं, O-2। SO4 सल्फेट -2, कार्बोनेट -2, माइनस की 3 संयुक्ता वाला एक तत्व लिया है नाइट्राइट, याद कर लेना है। इनसे हम यौगिक कैसे बनाते हैं, देखो जैसे हमें लेना है कैल्शियम सल्फेट, हमें लिखना है कैल्शियम सल्फेट, हमें पता है कैल्शियम की +2 संयोजकता है Ca, और सल्फेट की -2 संयोजकता है SO4, इसकी -2 इसकी +2। जब समान संयोजकता हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो जाती हैं। इसको हम इसी तरीक़ा से लिख देंगे CaSO4। याद होगा आपको, याद कर लोगे तो पता चल जाएगा कि इस पर 2 संयोजकता, इस पर 2 कैंसिल हो गई। अगर हम लेते कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 और क्लोराइड पर -1, Cl पर -1, प्लस वाली संयोजकता माइनस वाले तत्व पर चली जाएगी, माइनस वाली इस पर आ जाएगी, तो एक संयोजकता को तो लिखते ही नहीं है हम, ये Cl2 यहाँ आ जाएगा, ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो हम आसानी से बना लेंगे यौगिकों को, इसलिए याद करा रहे हैं। इन तत्वों को याद करना, इन तत्वों को याद करना, उसके बाद प्रश्न कराएंगे। जब इन संयोजकताओं को याद कर लोगे तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके, डन।